वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। तो जैसा आपको पता है, हम मेगा सीरीज़ के अगले एपिसोड में आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को कंप्लीट करा है, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलो तो स्टार्ट करते, आइए साथ साथ सीखते हैं अपन। ठीक है, तो इस चैप्टर की बात करें, आज के इस टॉपिक में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। इंट्रो, मैग्नेटिज्म क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। फर्दर आगे मूव करें तो हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलेनॉइड एंड डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैट एनालॉग। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से कैसे सिमिलर है हमारे इस कंडीशन में, हम दोनों को आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म फेनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सबस्टांस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक सबस्टांस को अट्रैक्ट करने के फेनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म एक फेनोमेना है जिससे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है? मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कैसे करेगा, तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले चैप्टर में थोड़ी बहुत जानकारी ले चुके हैं कि क्या होता है। अगर कोई मैग्नेट हो तो अपने अराउंड फील्ड जनरेट करता है, उसमें कोई अगर मैग्नेटिक मटेरियल आए तो उसके ऊपर वो फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं। मैग्नेटिज्म क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेट क्या होता है। अब मैग्नेट क्या होता है? द बॉडी पॉजेसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैग्नेटिज्म को प्रॉपर्टी को शो करता है उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नेट बोलेंगे। तो मैग्नेट ऐसा सबस्टांस है जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फेनोमेना आर यूनिवर्सल इन नेचर। अपना नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नेटिक फेनोमेना जो होता है क्या होता है? यूनिवर्सल होता है, मतलब हम यूनिवर्स के किसी भी जगह चले जाएं, मैग्नेटिज्म वाले फेनोमेनाज हर जगह हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, और तो द वर्ड मैग्नेट इज डेराइव्ड फ्रॉम नेम ऑफ आइसलैंड इन ग्रीक कॉल्ड मैग्नेसिया। ठीक है, तो आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक सेफर्ट हुआ करता था, वो क्या कर रहा था? भेड़ बकरों को लेके अपने जंगल जाया करता था चराने। तो अचानक से ऐसा हुआ, उसके पास एक लकड़ी थी। उसने क्या करा था? उस लकड़ी में एक मेटल कुछ लगा रखा था, आयरन लगा रखा था। ठीक है, तो वो अपने भेड़ बकरों को चराते चराते ऐसे जगह पहुंच गया जहाँ पे क्या था? पत्थर थे, कुछ पत्थर थे, और उसने ऐसा ऑब्जर्व करा कि उसका जो स्टिक था उसमें जो मेटल लगा हुआ था वो क्या हो गया? उससे चिपक गया। ठीक है, तो वहाँ से अपनी किसकी डिस्कवरी हुई? मैग्नेट की डिस्कवरी हुई। और ये जो मैग्नेट वर्ड आया है ये कहाँ से आया है? मैग्नेसिया से आया है। मैग्नेसिया एक जगह है। ठीक है, और जो सबस्टांस उसने डिस्कवर करा था उस सबस्टांस का आगे चल के नाम क्या दिया गया? लोडस्टोन दिया गया। उस लोडस्टोन को और हम एक और नाम से जानते हैं, मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटाइट से। और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? अपन अगर बात करें तो लोडस्टोन या फिर मैग्नेटाइट एक मटेरियल होता है जिसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। ये एक आयरन का ओर होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो एक थिन लॉन्ग मैग्नेट विद सस्पेंडेड फ्रीली पॉइंटेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम किसी मैग्नेट को, लॉन्ग मैग्नेट को क्या करें? नॉर्मली सस्पेंड करें तो क्या होगा? वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलाइन होगा। अब ऐसा होने का रीज़न क्या है? ऐसा होने का रीज़न ये है कि अपना जो अर्थ है वो भी मैग्नेट है। क्या है? अपना अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इस वजह से किसी अगर बार मैग्नेट को हम क्या करें? सस्पेंड करें तो वो किस डायरेक्शन के अलाइन होगा? वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलाइन होगा। ठीक है, अब लोगों ने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना क्यों स्टार्ट करा और कब से स्टार्ट करा? तो एक फेमस फिजिसिस्ट थे विलियम गिलबर्ट, उन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखा 1600 में, डी मैग्नेटी करके। ठीक है, उसमें उन्होंने मैग्नेट के बारे में जिक्र करा। फिर लोगों के अंदर जिज्ञासा हुई कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ सबस्टांस होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो लोगों ने धीरे धीरे उसके बारे में स्टडी करा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा, जो आपको अभी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अपना नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थ इज ए नेचुरल मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग फ्रॉम जियोग्राफिकल नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अर्थ भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसी वजह से किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को क्या करता है? शो करता है। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म भी अपने टॉपिक में था लेकिन एनसीईआरटी ने उसे क्या करा है? हटा दिया है। तो अपने को अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा बार मैग्नेट की। ठीक है, अपना सबसे इंपॉर्टेंट
बार मैग्नेट के बारे में आपने हमने कितनी बार जिक्र कर ली बार मैग्नेट बार मैग्नेट, लेकिन बार मैग्नेट होता क्या है? तो वो लोड स्टोन या फिर जो मटेरियल हमने मैग्नेटाइट था उसका एक बार शेप का, कैसा क्यूबिकल शेप का एक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। आप सबने मैग्नेट तो देखा होगा ना, ठीक है, कैसा क्यूबिकल नहीं क्यूबाइडल बोल सकते, क्यूबिकल भी हो सकता है लेकिन इन जनरल ये क्यूबाइडल शेप का एक सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस होता है? क्यूबाइडल शेप का एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। और ये कैसा दिखता है? चॉकलेट बार की तरह, जैसे 5 स्टार मंच और भी बहुत सारे कौन कौन से पता नहीं, ठीक है। तो बार मैग्नेट एक बार शेप का लोड स्टोन मटेरियल को अपन क्या बोलते हैं? जो क्यूबाइडल शेप का हो उसे क्या बोलेंगे? बार मैग्नेट, ठीक है। अब इसके बारे में, बार मैग्नेट के बारे में और डिस्कस करने के लिए, जैसे हमने देखा था क्या करा था हमने पिछले चैप्टर में, एक करंट कैरिंग वायर था, उस करंट कैरिंग वायर के अराउंड हमने आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दिया था, उसने एक पैटर्न बनाया था, उसे हमने क्या बोला था? मैग्नेटिक फील्ड बोला था। और सेम पैटर्न हमें देखने को कहाँ मिलता है? एक बार मैग्नेट के अराउंड। हम क्या करते हैं? हमने क्या करा, एक बार मैग्नेट लिया और उसके अराउंड हमने क्या करा? आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया। हमें क्या देखने को मिला? थोड़ी देर बाद हमने ऐसा ऑब्जर्व करा कि हमें एक पैटर्न दिखने को मिल रहा है, ठीक है, जो पैटर्न एक पोल से निकल के दूसरे पोल तक जा रहा है। हमने इन दोनों को नाम दे दिया पोल्स। इनके मैग्नेट के दोनों साइड को हमने क्या बोला? पोल्स। एक को नॉर्थ पोल हमने बोला, दूसरे को साउथ पोल बोला। हमने ऐसा ऑब्जर्व करा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ एक पार्टिकुलर पैटर्न बना रहा है। और वो पैटर्न कैसा है बेटा? तो देखो आपको इस फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी से हमने रेफरेंस लिया है कि अपने को एक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। ये ऐसा कुछ है, ठीक है, क्लियर है? एक इलिप्टिकल शेप आपको दिख रहा होगा। लेकिन अब क्या हुआ? इस बेसिस पे जो हमने एब्जॉर्बेशन करा, इस बेसिस पे हमने कुछ कंक्लूजन निकाला। बार मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ उसके बेसिस पे हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। क्या क्या कंक्लूजन्स थे बेटा? तो देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहला चीज़ हमने ये कंक्लूड करा कि देखो बार मैग्नेट जो होता है उसके दो पोल्स होते हैं। पहले को हमने नॉर्थ बोल दिया, दूसरे को हमने साउथ बोल दिया। अब दूसरी पॉइंट आती है अपनी कि जो मैग्नेटिक, अगर बार मैग्नेट हम लेते हैं तो वो क्या करेगा? एक फील्ड जनरेट करेगा। क्या करेगा? फील्ड जनरेट करेगा, जो कि मैग्नेट के बाहर कहाँ से कहाँ तक अलाइन होगा? नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर साउथ पोल की तरफ अलाइन होगा। और अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करें तो मैग्नेट के अंदर कहाँ पे होगा? वो साउथ टू नॉर्थ होगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अपना क्या था कि बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। दूसरा पॉइंट क्या था? पोल्स के जो डायरेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? साउथ टू नॉर्थ होते हैं। और अंदर डायरेक्शंस कहाँ से कहाँ तक होता है? बाहर डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है और अंदर डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट पॉइंट इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये हमने पहले भी डिस्कस करा कि अगर बार मैग्नेट को हम क्या करें? सस्पेंड करें फ्रीली, तो ये क्या करेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा। द टिप विच पॉइंट्स ऑन जोग्राफिकल नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। जो साइड उस मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन के अलोन अलाइन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल बोलेंगे। और दूसरा पार्ट जो साउथ अर्थ के साउथ डायरेक्शन के अलोन अलाइन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? साउथ पोल बोलेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ टू मैग्नेट आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर। अगर दो अलग अलग मैग्नेट के हम दोनों के नॉर्थ पोल को पास में लाते, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टेट्स में देखा था कि दो सिमिलर चार्ज को अगर हम पास में लाते तो क्या होता है? उसके बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है। सिमिलरली हम अगर दो पोल्स को पास में लाए, लाइक पोल्स को पास में लाए, तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। लेकिन वहीं अगर हम अनलाइक चार्जेस को पास में लाते थे तो क्या होता था? उनके बीच में अट्रैक्शन होता था। क्या होता था? अट्रैक्शन होता था। लेकिन सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? अगर हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास में लेके आते तो क्या होगा? इसके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट। हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हमेशा कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों साथ में एग्जिस्ट करेगा। कैसे? अगर देखो, अगर ऐसा होता है इन केस कि अपने पास एक बार मैग्नेट, अपने पास एक बार मैग्नेट है, इसका एक साइड नॉर्थ पोल है और दूसरा साइड क्या है? साउथ पोल है। अगर हमने इसको कट कर दिया, क्या करा? हमने इसको कट करके दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा? इसका ये वाला पार्ट जो हमने कट करा है ये वापस से साउथ बन जाएगा और ये वाला पार्ट इसका नॉर्थ बन जाएगा। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड करते हैं कि
नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में से कोई अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अगर एग्जिस्ट करेगा तो दोनों साथ में एग्जिस्ट करेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम किसी बार मैग्नेट को दो पार्ट में कट कर देते हैं तो क्या होगा, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मैग्नेट आउट ऑफ आयरन एंड अलॉय, यानी आयरन और अलॉय के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को सिंथेसाइज भी किया जा सकता है। एक आपने नाम सुना होगा, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, एल्निको नाम का एक क्या होता है, अलॉय होता है, एल्निको, ALNICO। एल्निको एक अलॉय होता है जो एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट से मिलकर बना होता है, और ये अलॉय किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो हम मैग्नेट को सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने बार मैग्नेट देख लिया। अब बात करते हैं बार मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड लाइंस हमने एब्जॉर्ब करी थी उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। हमने पिछले चैप्टर में भी एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एक बार फिर से इसको रिकेप करते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशंस हमने बार मैग्नेट से लिया वो आपके सामने यहाँ फिगर में शोन है। ठीक है, एक बार मैग्नेट से, उसके बगल में सेलेनोइड से। ठीक है, तो देखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट from continuous closed loop. This is unlike electric dipole when there is a field lines begins from positive charge and हमने चार्ज में क्या देखा था, हमने चार्ज में देखा था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू हो अपने पास तो इससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बेटा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और हमने नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या देखा था, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से यहाँ तक आ रहा होगा, उस पॉइंट चार्ज तक आ रहा होगा। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसी नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करती हैं। क्या फॉर्म करती हैं, क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल पे टर्मिनेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या है, डिफरेंट है। चलो ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट अ गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट दैट पॉइंट। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। जैसे कि हमने पिछले इलेक्ट्रोस्टेट्स में क्या देखा था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है और उसके साथ साथ हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का भी डायरेक्शन देता है। लेकिन यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन हमने पिछले चैप्टर में कैलकुलेट करा था। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने कैलकुलेट करा था, फोर्स का डायरेक्शन ये हमें नहीं देता है। हमें किस चीज़ का डायरेक्शन देता है, सिर्फ फील्ड का डायरेक्शन देता है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हम नहीं बोल सकते, हम इसे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही बोलते हैं। चलो ठीक है, तो ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया। टेंजेंट हमें क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बी। ठीक है, आपको 15.2 फिगर में एक और चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, आप एक बार देखेंगे। 5.2 में हमने दो रीज़न कंसिडर करा, आपको ध्यान अगर हो तो यहाँ देखो आप, हमने दो रीज़न कंसिडर करा। एक रीज़न 1 है, इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, हमने एक सर्कल कंसिडर करा, ठीक है, आर रेडियस का। ठीक है, किस रेडियस का, आर रेडियस का। सिमिलरली हमने सेम आर रेडियस का यहाँ पे एक सर्कल कंसिडर करा। ठीक है, आपको दिख रही होंगी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे फील्ड लाइंस आपको कितनी दिख रही हैं, 11। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी पार्टिकुलर एरिया में कम हो तो उस फील्ड लेंथ, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, यहाँ देखेंगे अगर हम बात करें बी की मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ की तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया।
ठीक है, अगर किसी गिवन एरिया यूनिट एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा होगा वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसा कि हमने ऊपर देखा इस वाले कंडीशन में सेकंड वाला यहाँ पॉइंट है, सेकंड में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, ज़्यादा है, और फर्स्ट में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, कम है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जहाँ ज़्यादा है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। क्लियर है, बोर तो नहीं हो रहे हो? चलो थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन आप ध्यान से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो एग्जामिनेशन के लिए आपके ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और 2 लेक्चर में अपन इसको ख़त्म भी कर ले रहे हैं, तो आप समझो कि आपके 5 मार्क्स तो यहाँ से फिक्स हैं। तो थोड़ा आप ध्यान से देख लो यहाँ, ठीक है। चलो आ जाओ, हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया के। यानी किसी पार्टिकुलर एरिया में अगर फील्ड लाइंस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, अगर फील्ड लाइंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। क्लियर है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हम सर्कुलर एरिया ले तो हम ये भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमने दोनों सेम रेडियस कंसिडर करा था, जिसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा थी उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। हमने जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। सिमिलरली 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? इस वजह से नहीं कर सकती क्योंकि उस पॉइंट पे हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन मिलता है। अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ बेटा, वहाँ पे अपने को 2 टेंजेंट मिलेगा। अगर 2 टेंजेंट मिले, और टेंजेंट हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का 2 डायरेक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर है बेटा? चलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस लूप, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस लूप फॉर्म करता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अनलाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे एंड होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, ये एक क्लोज लूप फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर मान लो अपने को प्लस क्यू गिवन हो और यहाँ पे माइनस क्यू गिवन हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगी, हमेशा पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर अपने पास एक मैग्नेट हो जिसका पोल स्ट्रेंथ मान लो क्यू एम हो और इसका पोल स्ट्रेंथ क्यू एम, ये प्लस हो और ये माइनस हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ जाएंगी और फिर यहाँ से अंदर आएंगी। सिमिलरली यहाँ से यहाँ बाहर जाएंगी, फिर अंदर आएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या कर रही हैं बेटा, क्लोज लूप फॉर्म कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, इसके अंदर क्लोज लूप फॉर्म कर रही है। क्लियर है? ठीक है, टेंजेंट टू फील्ड लाइंस एट ए गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अगर किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करें, तो अपने को इस टेंजेंट क्या बताएगा, ये टेंजेंट हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। सिर्फ इसी फील्ड लाइंस के वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताएगा, हमें क्या बताएगा, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें बताएगा। क्लियर है? अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन जैसे इलेक्ट्रिक स्टेट में आपने देखा था, रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। सिमिलरली रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी होता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सेलेनॉइड। तो बार मैग्नेट इक्विवेलेंट सेलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे बिहेव करता है। वी हैव सीन दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद करंट लूप इज डिफाइंड एज। हमने देखा था कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है किसी भी क्लोज लूप के वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट को हमने कैसे डिनोट करा था, हमने म्यू से डिनोट करा था, म्यू या फिर हम एम से भी डिनोट करते हैं। म्यू और एम दोनों से ही डिनोट किया जाता है। आप डिफरेंट बुक्स में देखोगे डिफरेंट सिंबल्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, हमने देखा था मैग्नेटिक मोमेंट आई डॉट ए होता है। आई क्या होता है, करंट होता है, ए क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर और करंट के बीच का जो एरिया वेक्टर और करंट का जो प्रोडक्ट होता है वो हमें क्या देता है, मैग्नेटिक डाइपोल देता है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी एक बार ऑलरेडी डिस्कस करा था। तो अगर कोई सेलेनॉइड हो तो सेलेनॉइड में क्या होता है, अपने पास करंट आई अगर फ्लो कर रहा है किसी सेलेनॉइड में और इसके टोटल टर्न्स एन है, टोटल टर्न्स कितने हैं, एन है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो हम इसके लिए क्या डिफाइन करते हैं, स्मॉल एन डिफाइन करते हैं। नंबर डेंसिटी, नंबर पर यूनिट लेंथ
तो नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, n इंटू एल। ठीक है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट n टाइम्स आई हो जाएगा, टोटल करंट n टाइम्स i। तो अपन यहाँ क्या करेंगे, i को टोटल करंट से रिप्लेस कर देते हैं, n इंटू i इंटू ए, और n को वापस से क्या अपन सब्सिट्यूट कर सकते हैं, n स्मॉल n टाइम्स l, n l i a। ये अपना क्या आता है, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू सोलेनॉइड, जो हमने कैलकुलेट करा था प्रीवियस चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इस वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने सोलेनॉइड के वजह से कैलकुलेट करा था, और जो मैग्नेटिक मोमेंट हम डाइपोल के वजह से, बार मैग्नेट के वजह से कैलकुलेट करने वाले हैं, दोनों एक दूसरे से मैच करता है। इस वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बार मैग्नेट होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। इसका एक थ्योरेटिकल अप्रोच भी है, हम उसके थ्रू भी बता सकते हैं कि बार मैग्नेट जो होता है सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। आइए देखते हैं कैसे। द रिजेम्बलेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अ बार मैग्नेट एंड अ सोलेनॉइड सजेस्ट दैट अ बार मैग्नेट मे बी थॉट ऑफ एज लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग करंट इन एनालॉगी विद सोलेनॉइड। हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि जो बार मैग्नेट है वो क्या है, उसके जो एल लेंथ का अगर बार मैग्नेट है तो वो एन नंबर ऑफ टन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और बार मैग्नेट को अगर हम कट करते हैं, जैसे हमने क्या करा था पिछले चैप्टर में, सोलेनॉइड को अगर दो पार्ट में हम कट करते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो गया था, कम हो गया था। सिमिलरली अगर हम बार मैग्नेट को भी दो पार्ट में कट करें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो ये बात भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि बार मैग्नेट जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। एक और टेस्ट के थ्रू हम बता सकते हैं कि बार मैग्नेट सोलेनॉइड की तरह बिहेव कर सकता है। कैसे, तो अगर हम एक सोलेनॉइड लेते हैं, सोलेनॉइड के पास हम किसी कंपास निडल को लेके जाते हैं तो अपने को क्या देखने को मिलेगा, उस सोलेनॉइड के वजह से उस बार मैग्नेट, उस कंपास में अपने को डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर हम उस कंपास निडल को किसके पास लेके जाते हैं, बार मैग्नेट के पास लेके जाते हैं, तो हमें सिमिलर डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है उस बार मैग्नेट के वजह से। मतलब हमने क्या करा, एक सोलेनॉइड है अपने पास, इस सोलेनॉइड के पास हम क्या लेके गए, एक कंपास निडल लेके गए, तो ये कंपास निडल में हमें मान लो इस डायरेक्शन के अलोन डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ठीक है, और इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बी है। सिमिलरली एक हम सेम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बी का अगर कोई बार मैग्नेट लेते हैं, क्या लेते हैं, बार मैग्नेट लेते हैं, तो उसके वजह से भी हमें जो डिफ्लेक्शन इस पार्टिकुलर पॉइंट पे देखने को मिला वो सेम डायरेक्शन और सेम अमाउंट में मिला। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं सोलेनॉइड, और ये अपना क्या है, ठीक है, ये क्या है अपने पास, बार मैग्नेट। ठीक है, तो अपने को सेम डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी हम क्या बता सकते हैं, यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि बार मैग्नेट भी किसकी तरह बिहेव करता है, सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सिमिलरली इन एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट ऑल्सो सजेस्ट दैट बार मैग्नेट बिहेव्स एज सोलेनॉइड। जैसे कि हमने, आपको पिछला लेक्चर याद होगा, हमने क्या कैलकुलेट करा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड हमने कैलकुलेट करा था कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड बी कितना आया हुआ था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड बी कितना हुआ था, एन टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन टू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ये हमने कैलकुलेट करा था। ठीक है, सिमिलरली अगर हम किसी बार मैग्नेट के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो हमें उसके एक्सियल पॉइंट पे इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम आता है। क्या आता है, सेम आता है। हमने कैसे कैलकुलेट करा था, जैसे बार मैग्नेट के लिए अपन डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, हमने क्या करा था, इसके एक्सियल पॉइंट पे इसके सेंटर से हमने एक्स डिस्टेंस पे क्या करा था, एक डी एक्स एलिमेंट लिया था और इसे हमने इंटीग्रेट करके, ये एंगल अपना था थीटा वन और ये एंगल था, ये एंगल हमारा था थीटा टू। ठीक है, तो थीटा टू से लेके हमने थीटा वन तक इंटीग्रेट करा था और हमारा जो
हमने क्या करा, ये अपना एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से हमने एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स एलिमेंट कंसिडर करा था, ठीक है। ठीक है, ये एंगल अपना था थीटा 1 और ये एंगल अपना था थीटा 2, ठीक है। हमने क्या करा था, इसको इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करा था, और मैग्नेटिक फील्ड अपना कितना आया हुआ था सेलेनॉइड की वजह से n टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। फर्दर हमने इसे क्या करा था, ऐसा कंसिडर करा था कि जो x है, x वो क्या है, मच मोर लेस देन, सॉरी, इसका जो रेडियस r है, ठीक है, इसका जो रेडियस r है वो क्या है, मच मोर लेस देन इसका लेंथ l है। तो इस वजह से ये एंगल कितना हो जाएगा, एक एंगल अपना बनेगा 180 डिग्री और दूसरा एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे इसको सब्सिट्यूट करें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और अपना मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स म्यू नॉट आई आ रहा है, ठीक है। और अगर हम किसी बार मैग्नेट को जिसका रेडियस उसके लेंथ के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो, उसके वजह से भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो सेम आता है एक्सियल पोजीशन पे। हम यहाँ से भी ये बता सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दोनों का सेम है, यानी कि अपना जो बार मैग्नेट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, सोलेनॉइड की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। अब एक और तरीका है जो हमने नहीं सीखा था, हम किसी मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक मूवमेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इसे हम कैसे लिखते हैं बेटा, हम इसे लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, 2m अपॉन आर क्यूब। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, और ये अपना किसके वजह से है, सोलेनॉइड के वजह से। और ये जो सोलेनॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट करा, सेम मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से आता है, सेम मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के वजह से आता है। हम दोनों फार्मूला को रिलेट भी कर सकते हैं, और दोनों से कैलकुलेटेड मैग्नेटिक फील्ड मैच होता है एक्सियल पोजीशन पे। इस वजह से भी हम ये बोल सकते हैं कि अपना जो बार मैग्नेट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोलेनॉइड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सोलेनॉइड आल्सो मैचेस विद दैट ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। हमने मैग्नेटिक मूवमेंट पहले ही कैलकुलेट करा था, ठीक है, कितना था, मैग्नेटिक मूवमेंट NLIA, और ये बार मैग्नेट और इसका दोनों का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, एक दूसरे से मैच होता है। इस वजह से भी हम बोलते हैं कि ये एक दूसरे किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो क्या होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करा, उसमें हमने एक डाइपोल को रख दिया, ठीक है। अब डाइपोल के साथ क्या होगा, जो कि ऐसा हम कंसिडर करते हैं कि ये डाइपोल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हमने देखा था, आपको याद हो तो हमने इलेक्ट्रोस्टेट्स में देखा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो क्या होता है, उसके दोनों एंड्स पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, डाइपोल ऑसिलेट करता है, क्या करता है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक कपल फोर्स लगता है, ठीक है, सेम एक्सिस के अलॉन अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और वो टॉर्क क्या करता है, उस मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट कराता है, ठीक है। और इसके टॉर्क के एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि हमने क्या करा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने एक डाइपोल को रखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन के अलॉन अप्लाई होगा और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन के अलॉन अप्लाई होगा, जो कि क्या करेगा, इसे रोटेट कराएगा, इसे क्या कराएगा, रोटेट कराएगा, ठीक है। और जो टॉर्क होगा वो टॉर्क किसके इक्वल होगा, टॉ इक्वल्स टू m टाइम्स b। अपना जो टॉर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, m टाइम्स b। अगर आपको याद हो तो हमने सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा था कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क किसके इक्वल होता है, उसके डाइपोल मोमेंट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों का क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, क्या लेते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का
डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, टॉर्क मिलता है। सिमिलरली अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, टॉर्क। ठीक है, सिंस ये क्रॉस प्रोडक्ट है हम इसे क्या लिख सकते हैं, टॉ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। यहाँ पे बात करें तो टॉर्क अपना क्या है, टॉर्क है। टॉ इसका टॉर्क है, एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और अपना बी क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। अगर हम किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। सिमिलर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल इज गिवन बाय, हमने देखा था कि क्या होता है अगर डाइपोल के वजह से, उस डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, वैसे ही इस मैग्नेटिक डाइपोल के वजह से मैग्नेटिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। हमें पता है कि पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस के इक्वल होगा। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, हमें पता है वर्क किसके इक्वल होगा, U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, टॉ इज ए फंक्शन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, हमने देखा टॉर्क का वैल्यू कितना आया था, अपना टॉर्क का वैल्यू कितना आया था, एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टॉर्क की जगह हम लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एम डॉट बी। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, मैग्नेटिक पोटेंशियल मिलेगा। क्लियर है सबको। तो ये अपना क्या होगा, पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा। जैसे हमने देखा था, आपको अगर याद हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से पोटेंशियल कितना आता था, पी डॉट ई। क्या आता था, पी डॉट ई। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रोस्टेट में देखा था, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है यहाँ तक सबको। चलो आगे अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, एसएचएम। अगर हम बात करें, हमने जो इक्वेशन लिखा था यहाँ से वर्क का, उसे हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क का जो हमने इक्वेशन लिखा था, टॉ एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, हमने क्या कैलकुलेट करा था, टॉर्क हमने कितना कैलकुलेट करा था, हमने कैलकुलेट करा था टॉर्क एम बी साइन थीटा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, आई टाइम्स अल्फ़ा लिख सकते हैं। टॉर्क क्या होता है, आई अल्फ़ा। आई अल्फ़ा किसके इक्वल है, एम बी साइन थीटा के इक्वल है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा जो होगा अपना किसके इक्वल होगा, एम बी अपॉन आई साइन थीटा। हमें पता है अल्फ़ा मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसे अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, एम बी अपॉन आई के टाइम्स साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें पता है किसी भी एसएचएम के लिए ये जो वैल्यू होता है, अल्फ़ा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसे कंपेयर करें, अल्फ़ा को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमें क्या आएगा, ओमेगा का वैल्यू आएगा रूट अंडर एम बी अपॉन आई। तो हम यहाँ से और भी क्या बता सकते हैं, वो जो पार्टिकल होगा वो ओमेगा इस एम बी अपॉन आई एंगुलर फ्रिक्वेंसी से वो क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा।
ठीक है। अपन इसका टाइम पीरियड भी बता सकते हैं, हमें पता है टाइम पीरियड कितना होता है। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड आप याद करो 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई इसको पूरे डिस्टेंस ट्रेवल करना रहता है, सर्कुलर पाथ में अगर मूव करना है तो, और ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपना कितना है, 2 पाई डिस्टेंस ट्रेवल करना, और स्पीड कितना गिवन है, एम बी अपॉन आई। तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन एम बी रेज टू दी पावर 1/2। तो ये इस मैग्नेटिक डाइपोल का टाइम पीरियड होगा उस पार्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बी में। क्लियर है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, बहुत इजी कैलकुलेशंस है, अपने को बस मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ऐसा समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझो ही नहीं। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, और आज का ये लास्ट टॉपिक है अपना, कंपेयरिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक विथ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम इलेक्ट्रोस्टेट में क्या देखा था, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था। मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या देखा, मैग्नेटिक डाइपोल देखा। आपको अगर याद हो तो इलेक्ट्रोस्टेट में अपना कांस्टेंट क्या आता था, इलेक्ट्रोस्टेट में अपना कांस्टेंट क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, μ0/4 पाई में कन्वर्ट हो गया है ये कांस्टेंट। क्लियर है, हमने वहाँ पे क्या देखा था, डाइपोल मोमेंट को हमने पी से डिनोट करा था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की जगह क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिसे एम से या फिर म्यू बी से भी डिनोट करते हैं, या समटाइम्स म्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, आप सारे लिख लो। क्लियर है, वहाँ हमने देखा था कि ये वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट, अगर कोई मैग्नेट है तो क्या जनरेट करेगा, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें अपन, फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एट डिस्टेंस आर मच मोर ग्रेटर देन 1। ठीक है, हमने अभी जस्ट देखा था फील्ड कितना होता है। अगर हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी ई इक्वेटोरियल पोजीशन की अगर हम बात करें तो वो कितना होता है। आपको अगर याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, μ0/4 पाई, और वहाँ पे क्या हुआ करता था, p/r³। तो यहाँ पे p के जगह क्या होगा अपना, p के जगह अपना क्या है यहाँ पे, म्यू या फिर m। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m/r³। ठीक है, ये अपना बार मैग्नेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सियल पोजीशन पे होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा, μ/4 पाई m/r³। ठीक है, अगर किसी मीडियम में रखा है तो हमने म्यू को यहाँ डिफाइन करा है। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, अगले बारे आने वाले लेक्चर में भी हम एक बार फिर से उसे रिकेप कर लेंगे बेटा। ठीक है, अब बात करें एक्सियल पोजीशन की, तो एक्सियल पोजीशन पे क्या था, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने कैलकुलेट करा था उसमें क्या आता था, टू का टर्म आता था। याद करो, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/2p/r³। यही टर्म आता था ना बेटा। यहाँ पे सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें तो क्या होगा, हम 2p को किससे रिप्लेस कर देने वाले हैं, m से रिप्लेस कर देने वाले हैं, और कांस्टेंट को किससे रिप्लेस कर देने वाले हैं, μ0/4 पाई से सब्सिट्यूट करने वाले हैं, और p को किससे रिप्लेस करने वाले हैं, m से रिप्लेस करने वाले हैं, और अपना r³ एज इट इज़ रहेगा। तो एक्सियल फील्ड बार मैग्नेट के एक्सिस पे जो अपना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होगा बेटा, μ0/4 पाई 2m/r³। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट एनालॉग में अपन थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं। डाइपोल मोमेंट को हमने p से डिनोट करा था। ठीक है, यहाँ पे हमने m से डिनोट करा है। वहाँ का कांस्टेंट 1/ε0 हुआ करता था, जिसे हमने क्या बोला था, परमिटिविटी, और यहाँ पे क्या होता है, μ0, इसे हम क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी। इक्वेटोरियल पोजीशन पे शॉर्ट डाइपोल के वजह से जो हमने कैलकुलेट करा था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैलकुलेट करा था, -p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट डाइपोल के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, -μ0 टाइम्स m/4 पाई r³। एक्सियल पोजीशन पे क्या था, p के जगह हमने 2p करा था, और ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, p को किससे रिप्लेस कर देने वाले हैं,
एम से रिप्लेस कर देने वाले हैं और कांस्टेंट को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से रिप्लेस कर देने वाले हैं। तो हमने वहाँ देखा था एक्सटर्नल फील्ड के वजह से टॉर्क कितना आता था, पी क्रॉस ई आता था। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल के वजह से जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, एम क्रॉस बी आएगा। हमने वहाँ देखा था जो एनर्जी होता है माइनस ऑफ पी डॉट ई होता है, यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, माइनस ऑफ एम डॉट बी होगा। तो आधा लेक्चर ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है बेटा। तो आप लोग एक बार रिवाइज करके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका आधा बचा हुआ पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।